एवरीवन, सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 14। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 14 में नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस एआईबी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए आगे आज के क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। क्या है इन्फॉर्मेशन? देखिए, प्रेप हॉरिजॉन पर आपके लिए अगर आप एआईबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो पहले एग्जाम्स हुए हैं उनको 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको मिलेंगे। वहाँ जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को ईजिली इवेलुएट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। इसके अलावा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है जिसमें आप अपने क्लासेस के टाइम पे ही लाइव उसमें क्लास में डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो AIB 21 के लिए है, जो ऑलरेडी बैच जो है रनिंग पर है, जहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बैच की जो प्रिपरेशन करनी है वो पूरा वहाँ पे अवेलेबल होगा। बस करना क्या है आपको, इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड यूज़र तो आपको गूगल प्ले पे जाके प्रेप हॉरिजॉन का ऐप डाउनलोड करना है। इफ़ यू आर एन iOS यूज़र तो जस्ट आपको कहाँ पे जाना है, ऐप स्टोर पे जाके बस आपको वहाँ पे ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में सिंपल जाके अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मेल आईडी, देन आप वहाँ पे अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि अभी जो है ये कोर्स ऑफर पे चल रहा है, जो अभी सिर्फ आपको 999 पे पूरा एक्सेस दिया जा रहा है। कितने में दिया जा रहा है? सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको पूरा बैच आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ वहाँ पर है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लाइव बैच मिलेंगे, प्लस आपको डेडिकेटेड बैच जो AIB एग्जाम्स के लिए है अभी 21 के लिए, वो भी वहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको जो है बेयर एक्स भी वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे। सारे बेयर एक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है, कभी भी कोई इश्यू होता है तो डायरेक्टली आप ये दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या है नंबर? 9727040406 पे आइदर व्हाट्सएप या फिर कॉल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। करेक्ट? चलिए फिर आज के 25 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा 326 नंबर, क्योंकि अभी तक हमने 325 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अपने पास्ट जो है उसमें लेक्चर्स में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जो बात कर रहा है परसेप्ट की। परसेप्ट क्या होता है? परसेप्ट की बात कर रहा है। देखिए, परसेप्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर टू अनदर competent court to attach any property of the judgment debtor and execution of decree। फिर दे रहा है none of the above। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि परसेप्ट का एक्चुअल मतलब क्या है? क्या होता है परसेप्ट जो वर्ड है उसका एक्चुअल मतलब, मीनिंग? देखिए कि यहाँ पे जो है कि एक ऑर्डर जो एक कोर्ट दूसरे कंपिटेंट कोर्ट को देता है, जिसमें जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच करने का डायरेक्शन होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया है ये बात कर रहा है एन ऑर्डर टू अनदर कंपिटेंट कोर्ट टू अटैच एनी प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर। तो मार्क करिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बताता है? ये कह रहा है कि एक ऑर्डर जो एक कोर्ट दूसरे कंपिटेंट कोर्ट को देता है, जिसमें जो है जजमेंट जो है वो डेटर की प्रॉपर्टी अटैच करने का डायरेक्शन होता है। तो परसेप्ट का मतलब क्या होता है कि परसेप्ट का मतलब है कि ये एक जो है लीगल ऑर्डर है जो एक कोर्ट इशू करता है दूसरे कोर्ट को। इसका जो मेन पर्पस होता है कि जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सके। ये जो है ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट यानी कि जो CPC है उसके अंडर एक एग्जीक्यूशन मेथड होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एक सिंपल सा रेमेडी है, आपको जो याद रखने का इसको तरीका है कि जो परसेप्ट होता है वो इक्वल टू प्रॉपर्टी अटैचमेंट ऑर्डर। मतलब जो है कोर्ट जो है वो कोर्ट को ऑर्डर ट्रांसफर करता है। तो इसका एक शॉर्टकट जो है वो याद रखिएगा, जो परसेप्ट है वो ट्रांसफर ऑफ डिक्री नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है ट्रांसफर ऑफ डिक्री नहीं होगा। फिर दिया है हमारा कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ये भी नहीं है परसेप्ट। परसेप्ट क्या है? परसेप्ट क्या है?
एक टेम्पररी ऑर्डर फॉर अटैचमेंट बाय अनदर कोर्ट। क्या है? एक टेम्पररी ऑर्डर फॉर अटैचमेंट बाय अनदर कोर्ट। करेक्ट? करेक्ट। चलिए, तो यहाँ का आंसर सही हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो मार्क करिए 326 का ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु कैन बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। इनमें से किसको अरेस्ट किया जाता है एज ए एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री? किसको कर सकते हैं बताइए। देखिए, यहाँ पे किसको कर सकते हैं? मैन को, मैन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आंसर मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैन को अरेस्ट कर सकते हैं इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। क्यों कर सकते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, जो सीपीसी का अंडर डिक्री के जो एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ एक एडल्ट मैन को अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो बात करी गई है अगले ऑप्शन में कि वुमेन, तो वुमेन को हम उसमें वुमेन को या किसी औरत को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके अगेंस्ट अरेस्ट का जो प्रोविजन है वो एग्जेम्प्टेड है। फिर आते हैं, बात करते हैं माइनर। माइनर क्या होता है? जो 18 ईयर से कम हो, तो उसको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे? क्या ऑप्शन होगा कि फिर दिया है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ द दीज जो ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता, तो ये कैसे होगा? हमने बात करी है सिर्फ क्या कि ए मैन ही है जो इसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको याद भी कैसे रखना है, क्योंकि भाई एग्जाम देने जाएंगे तो इसको कॉन्सेप्ट्स को याद भी तो रखना पड़ेगा। तो इसका कैसे याद रखिएगा कि ये देखिए, एग्जीक्यूशन जो अरेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? एडल्ट मैन के लिए। बस इस इतना याद रखिए कि जो एग्जीक्यूशन अरेस्ट होता है वो सिर्फ एडल्ट मैन के लिए ही है। बाकी इसमें ये देखिए कि ये बस सोच के चलिए कि वुमेन हो गई और माइनर हो गया, उसको हमेशा एग्जेम्प्टेड ही होना है। ठीक है, वो हमेशा क्या है? एग्जेम्प्टेड है। तो एग्जीक्यूशन अरेस्ट जो हो गया वो सिर्फ एडल्ट मैन के लिए ही होता है। करेक्ट? चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट की, मतलब एग्जीक्यूशन अरेस्ट आ गया तो मतलब एडल्ट मैन। एडल्ट मैन कौन है? जो 18 ईयर्स से अबव हो, 18 ईयर प्लस, तो वो हो गया एडल्ट मैन। ठीक है, वुमेन और माइनर हमेशा एग्जेम्प्टेड होते हैं। आइए, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील with the power to amend decree or order where appeal is summarily dismissed in the CPC। तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शंस दिए हैं, 4 धाराएं दी गई हैं। कौन सा करेक्ट होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे अपने आंसर की। यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 153A मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब सेक्शन 153 मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। इसमें क्या है कि जो सेक्शन 153 है ये सीपीसी का सीपीसी 1908 के स्पेशली जो है डील करता है विद द पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई अपीलेट होगा कोर्ट के एक अपील को, ऑर्डर नंबर कौन सा था? ऑर्डर नंबर आपका हो गया यहाँ पे रूल 11 के अंदर समरली डिसमिस कर देता है, तब भी जो है ट्रायल कोर्ट जिसने ओरिजिनल डिक्री ऑर्डर पास किया था अपने डिक्री ऑर्डर को अमेंड करने की पावर रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो अमेंडमेंट है ये पावर सेक्शन 152 ये सीपीसी के अंडर होती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि क्लैरिकल हो गया, एरिथमेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए होता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका है कि जब अपील को डिसमिस होने के बाद, मतलब अपील जो कोई है उसको डिसमिस होने के बाद भी जो ओरिजिनल कोर्ट अपने डिक्री या ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। तो बस यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? सिंपल सा आपको बस इतना याद रखना है कि जो 153A है वो इज इक्वल टू अमेंडेंट क्या है? पावर आफ्टर समरी डिसमिसल ऑफ अपील। ठीक है, 153 इज इक्वल टू अमेंडमेंट पावर आफ्टर समरी डिसमिसल ऑफ अपील। ठीक है, तो यहाँ तो आंसर आपका क्लियर हुआ कि सेक्शन 153 में
ये यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो मूव कर सकते हैं अगले सवाल की तरफ, करें? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि which one of the following sections of the CPC procedure provides for the trial in open court where the public may have access? open court की बात की गई है जहां पे पब्लिक को एक्सेस मिल जाए। ठीक है, 4 सेक्शंस ऑलरेडी हैव गिवन इन द ऑप्शन, तो कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि सेक्शन कौन सा सही होगा, 153B। ठीक है, तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सेक्शन 153B है ये सीपीसी का है। ये सेक्शन क्लियरली प्रोवाइड करता है कि सिविल कोर्ट के जो ट्रायल ओपन कोर्ट में होंगे जहां पे पब्लिक को एक्सेस अलाउड है। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि जो प्रोसीडिंग जो पब्लिकली एक्सेसिबल होती है एक्सेप्ट जब कोर्ट अपने जो है डिस्क्रिशन से किसी स्पेसिफिक केस में जो इन कैमरा प्रोसीडिंग ऑर्डर करे, जैसे कि सेंसिटिव मैटर्स में होता है। तो ये जो प्रोविजन है ये ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मतलब साफ सुथरा सब जो भी है जजमेंट होता है वो यहाँ पे इंश्योर होता है, जो केस का प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए मैं बता दे रही हूँ कि जो यहाँ पे केस सेक्शन है 153B, तो इसको क्या है, इसमें क्या दिया है 153B, तो यहाँ से बी उठाइए। ठीक, बी मतलब क्या है, बार खुला। ठीक, मतलब क्या है, बार खुला हुआ है। तो खुला है मतलब क्या है, कोर्ट का ट्रायल यहाँ पे हो सकता है, एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए। ठीक है, बी से आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ द सीपीसी एन application can be made anytime during the pendency of the suit, at any time on or before the next date of hearing, within 60 days of the order, within 90 days of the order। क्या है करेक्ट आंसर, क्या होगा? यहाँ पे होगा, देखिए जो यहाँ पे क्या बात करी गई है पहले देखते हैं। ऑर्डर कौन सा बात की गई है, ऑर्डर 9 रूल 7 की। ठीक है, तो इसमें अगर डिफेंडेंट पहले हियरिंग पर एब्सेंट था और उसके अगेंस्ट एक्स पार्टे का जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन दे सकता है। कि क्या एप्लीकेशन दे सकता है कि उसको जो है सूट की जो फर्दर प्रोसीडिंग होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए। ये जो एप्लीकेशन है ये नेक्स्ट हियरिंग के दिन तक दी जा सकती है। कब तक दी जा सकती है, अगली जो हियरिंग आएगी उसके उस दिन तक ये दिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब है कि जो डिफेंडेंट को एक चांस मिलता है कि वो अपनी एब्सेंस का रीजन बताकर प्रोसीडिंग ज्वाइन कर सके। लेकिन ये राइट अनलिमिटेड नहीं है, ये जो है सिर्फ नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक ही वैलिड होगा, ये अनलिमिटेड नहीं होगा। कब तक होगा, अगले जो हियरिंग है उस तक वैलिड होगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर क्या हुआ, एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट नहीं है, एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो हमने अभी समझा कि अगली हियरिंग तक वैलिड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क कर लीजिए ये। फिर इसको याद कैसे रखना है, इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट कुछ आप ऐसे हर सेक्शन के लिए शॉर्टकट्स आपको बना के चलने हैं, क्योंकि उन शॉर्टकट्स के थ्रू आप इनको याद रख सकते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर 9 रूल 7 की बात हुई है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन अलाउड टिल नेक्स्ट हियरिंग डेट। ठीक है, रूल 9 रूल 7 ऑर्डर 9 का क्या है, एप्लीकेशन अलाउड टिल नेक्स्ट हियरिंग डेट। इतना सा याद रखना है आपको, तो आपका जो है एग्जाम में आंसर देने में इजी रहेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपका ये क्या दिया है, ऑर्डर 15 ऑफ सीपीसी टॉक्स अबाउट, किस बारे में बात करता है ऑर्डर 15, ये जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ द सूट, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो पहले आप मार्क कर लीजिए एज ए करेक्ट आंसर। देन ये जो बात करता है किस बारे में, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग।
तो यहाँ पे जो ऑर्डर 15 दिया है हमारा क्वेश्चन में, ऑर्डर 15 सीपीसी का, ये प्रोविजन बताता है कि अगर जो है सूट के फर्स्ट हियरिंग पर ही पार्टीज के प्लीडिंग्स और जो डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जाए कि कोई भी जो इशू ऑफ फैक्ट या फिर इशू ऑफ लॉ बचा ही नहीं है, तो जो कोर्ट है वो तुरंत सूट डिस्पोज कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका थोड़ा सा इजी वे में तोड़ के देखते हैं कि इसका मतलब है कि अगर जो दोनों पार्टीज एग्री हैं या फिर डिस्प्यूट फैक्चुअल या लीगल पॉइंट पर नहीं है, तो अननेसेसरी ट्रायल अवॉइड करके सूट को जल्दी खत्म किया जा सकता है। तो इनको भी एक ऐसे याद रखना है कि ऑर्डर जो 15 है तो फर्स्ट हियरिंग डिस्पोजल के नाम से याद रख लीजिए। इसको ऐसे सोचना है कि जो 15 मतलब फर्स्ट हियरिंग में सूट डिस्पोज होगा, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 15 मतलब डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, बस इतना याद रखना है। ऑर्डर 15 का मतलब है फर्स्ट हियरिंग, ऐसा कुछ करके एक कीवर्ड्स आपको तोड़ने हैं, उसको तोड़ के आपको बस सेक्शंस और ऑर्डर याद रखने होंगे यहाँ पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लीडर, प्लीडर की बात हो रही है कि ए प्लीडर हैज ए ड्यूटी टू इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ पार्टीज अंडर, किसमें, यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं सारे, ऑर्डर 22 है, रूल 1, 4, 8 और 10A दिया हुआ है आपके सीपीसी का। तो क्या करेक्ट होगा आंसर? विच आंसर विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आंसर देखेंगे कि आपका जो है आंसर मतलब ऑप्शन डी सही होगा, ऑर्डर 22 रूल 10A सीपीसी का सही है। पहले देखिएगा कि यहाँ पे मार्क करिए ऑप्शन डी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ऑर्डर 22 सीपीसी का है वो जनरली डील करता है डेथ हो गया, मैरिज हो गया, इंसॉल्वेंसी पार्टीज और उनके जो है सब्सटीट्यूशन के रूल्स को, उसको डील करता है कौन सा, आपका ऑर्डर नंबर 22। फिर बात करते हैं, ये हमने इसकी बात करी, फिर बात करते हैं रूल जो है 10A, जो स्पेशली इम्पोज करता है ड्यूटी ऑन द लीडर, मतलब एडवोकेट, कि अगर उसके क्लाइंट की डेथ हो जाए तो वो तुरंत कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा और करना चाहिए। इसका जो मेन पर्पस है कि जो कोर्ट है वो टाइमली सब्सटीट्यूशन कर सके और जो प्रोसीडिंग है उस केस की वो डिले ना हो। तो इसको याद करने का तरीका रखिए कि ऑर्डर 22 रूल 10A मतलब एडवोकेट की ड्यूटी है इन्फॉर्म करना डेथ के बारे में, कहाँ पर, कोर्ट में। तो बस इतना याद रखिए, एडवोकेट की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, टू इन्फॉर्म अबाउट डेथ, कोर्ट में डेथ के बारे में इन्फॉर्म करना, ये ड्यूटी है एडवोकेट की। ये कौन बता रहा है, आपका ऑर्डर नंबर 22 उसका रूल 10A में। ये आपको इतना याद रखना है बस। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं आपको ये ऑर्डर सेक्शंस को याद रखने का, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको कैसे याद किया जाए। और एग्जाम के टाइम में आप जब थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में होते हैं तो जरा सा भी आपका कंफ्यूजन होगा वो आपके आंसर को गलत करा सकता है। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। ऑल्दो वहाँ पे आपके पास बेयर एक्ट होगा, बट अगर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है ये सेक्शन में होगा, तो आप तुरंत जो बेयर एक्ट खोल के वहाँ पे इंडेक्स में जाके डायरेक्ट ही वहाँ से देख सकते हो और क्रॉस कनेक्शन वहाँ से, क्रॉस चेक आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका इजी वे होगा एक सेक्शंस को या ऑर्डर को याद रखना। एक शॉर्टकट बना लीजिए, अपने तरीके से भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको याद करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है। ये है एज पर सेक्शन 284 शेयर, शेयर की बात हो रही है। शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स, ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक्स या बॉन्ड्स। तो यहाँ पे दिया है ये ऑप्शन सारे भी सही हो सकते हैं, सिर्फ एक भी सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है, कौन से सेक्शन की बात करिए, सबसे पहले देखिए कि सेक्शन 2 ऑफ
क्लॉज 84 की बात करी है। कौन से उसका है ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन की बात करी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग एक शेयर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? शेयर का मतलब होता है कि ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स। तो क्या आ गया यहाँ पे? एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स, मतलब आपका 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। ओनली थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क कर लीजिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। इसका देखिए सिंपल सा एक मतलब होता है कि जो शेयर का डेफिनेशन दो चीजों बताता है, दो चीजें बताता है कि पहला क्या है कि शेयर इन शेयर कैपिटल, दूसरा होता है दैट इंक्लूड्स स्टॉक। तो दो हो गए आपके कि शेयर इन शेयर कैपिटल एंड इंक्लूड्स स्टॉक, स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ जो हम देखते हैं एक बार ये भी देख लेते हैं जो डिबेंचर होते हैं। डिबेंचर क्या है कि डिबेंचर्स होता है लोन या डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, मतलब जो कंपनी के इन्वेस्टर से पैसा बोरो करती है, ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होते हैं, ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है ये क्या होता है? ये शेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी एक टाइप के शेयर होते हैं, ठीक है, एक टाइप के शेयर होते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है शेयर इंक्लूड क्या क्या करता है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेयर में इंक्लूड क्या क्या होता है, तो वो सिर्फ स्टॉक होता है। तो और बोला गया है कि डेफिनेशन में सिर्फ स्टॉक इंक्लूड ही बोला गया है जो हमने पहले पढ़ा है। तो क्या हुआ? ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। तो स्टॉक तो हमारा सही है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्टॉक सही है क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली बोला गया है कि स्टॉक जो है शेयर का इंक्लूड करता है शेयर को। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड भी गलत होगा क्योंकि बॉन्ड भी डेट सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर नहीं होते हैं ये। ओके, ये भी जो है डेट सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर नहीं होते हैं। तो इसको आपका क्या हुआ आंसर? सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर, जो कह रहा है ओनली 3 इज द करेक्ट वन। ओके, so now let's move to the next question कि the capital with which a company is registered is called working capital, subscribed capital, authorized capital या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा कि देखिए यहाँ पे बात की गई है कौन से एक्ट की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि कंपनीज दिया है, ये समझ जाइए कंपनी दिया है तो क्या बात होगी? कंपनीज एक्ट 2013 की। तो इसके अकॉर्डिंग जब कंपनी रजिस्टर होती है, रजिस्टर की जाती है, तो एमओए बनता है। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें एक मैक्सिमम कैपिटल जो है वो मेंशन किया जाता है जिसके अंदर कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है। इस कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, इस कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। करेक्ट। तो जो है जो कैपिटल टाइप जो है वो समझ लीजिए क्योंकि वो आपके एग्जाम में भी काम आने वाली है। ऑथराइज कैपिटल की बात करेंगे क्योंकि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑथराइज कैपिटल। तो पहले देख लेते हैं ये क्या होता है कि ये वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी रजिस्टर करते वक्त एमओए में मेंशन करती है। तो कंपनी जो है इस लिमिट तक ही शेयर जो है वो इशू कर सकती है जब तक इंक्रीज ना करे। करेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी किसका? सब्सक्राइब कैपिटल पे आते हैं। ये क्या कहता है? सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है ये कैपिटल जो इन्वेस्टर जो है एक्चुअली सब्सक्राइब मतलब खरीदते हैं, बाई करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर तो यही सही है। वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं हम कि वर्किंग कैपिटल जो है ये क्या कहता है। ये है ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज होने वाला कैपिटल होता है। मतलब ये जो रोज के काम होते हैं किसी कंपनी में उसमें जो कैपिटल यूज होता है उसके लिए ये वर्किंग कैपिटल काम आती है। करेक्ट। तो आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ आया। बट ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर कि जिससे कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है उसमें जो कैपिटल होती है वो होती है ऑथराइज कैपिटल। तो ये इतना सा बस याद रखना है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल। इतना सा बस आपको याद रखना है आपको एग्जाम के लिए अपने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 what is the minimum number of persons required to form a private limited company।
तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। कितने, कम से कम कितने लोगों का रिक्वायरमेंट होता है एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए। देखिए अगर कंपनी बन रही है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, एक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी बन रही है तो उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कंपनीज की, तो यहाँ पे कौन सा एक्ट आएगा, कंपनीज एक्ट 2013, जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो उसका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1B। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज जो एक्ट है 2013, इसका सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन में बात की हमने, सेक्शन नंबर आपका 3(1)(b). ठीक है, सेक्शन इसमें क्या बात होती है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, कम से कम 2 लोगों का रिक्वायरमेंट जरूरी है। और इसका एक मैक्सिमम लिमिट भी होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है 200 मेंबर्स। ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग जो होता है, इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, यानी कि 1 पर्सन से 1 पर्सन कंपनी, मतलब जिसको ओपीसी भी बोलते हैं, वो बन सकती है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 पर्सन होना मैंडेटरी है, ये रूल होता है। तो इसको क्या याद रखेगा, इसको ये याद रखेगी, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो इसमें कितने चाहिए, 2। और पब्लिक कंपनी है मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसमें मिनिमम चाहिए होते हैं आपके 7 एम्प्लॉयज, 7 मेंबर्स होने चाहिए। 7 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम मैंने बात करी है कि 7 होने चाहिए और प्राइवेट में 2 होने चाहिए, इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम इसमें हो जाएंगे 200, मैक्सिमम हो गए 200 रुपये, 200 मेंबर्स। ठीक है, इसमें हो सकता है आपका 7 या प्लस, 7 या 7 से ज़्यादा होंगे आपके मेंबर्स। एक बार देख लीजिए, देख लीजिए इसको, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 268 of the Companies Act 2013, what is the minimum paid up capital? No minimum amount prescribed है, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये। कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, देखिए इसका सब सही आंसर है आपका नो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब। क्यों सही होगा, पहले तो मार्क कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनी के लिए अब कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहले जो कंपनीज होती थी, मतलब जो पहले कंपनी एक्ट 2013 के जो सेक्शन 268 की बात करी गई है, उसमें जो है 1 लाख की मिनिमम जो कैपिटल है वो कंडीशन थी। लेकिन जो कंपनीज, मतलब अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद, अमेंडमेंट होने के बाद ये जो रिक्वायरमेंट है वो हटा दी गई है, ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई थी। तो जो ओरिजिनल प्रोविजन था 2013 का, वो सेक्शन 268 कहता था कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख होना चाहिए। फिर 2015 में उसको अमेंडमेंट हुआ उसमें, तो कंपनी जो है वो 2015 में अमेंडमेंट होने के बाद जो कंपनीज एक्ट 2015 हुआ, उसमें ये कंडीशन ओमिट कर दी गई कि अब कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं होगा। तो इसको ऐसे भी जान लीजिए कि आज के टाइम में, मतलब जो हम अभी की बात करें करंट में, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है 0 कैपिटल से भी जो लीगली इनकॉर्पोरेट हो सकती है। बस जो है आरओसी के रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो करंट पोजीशन में क्या होगा कि उसको नो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, कंपनी अपने जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और जो है मेमोरेंडम के हिसाब से कैपिटल डिसाइड कर सकती है। तो इसमें आंसर क्या होगा कि नो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब। ये अमेंडमेंट 2015 के बाद आया है, उसके पहले जो 13 में था, मतलब 2015 में अमेंडमेंट किया गया, तो उसके बाद आपको अमेंडमेंट के बाद ये रूल आया है। उसके पहले था आपका 1 लाख रुपीज। तो हमें बात क्या करनी है, करंट में, करंट में जो सिचुएशन है, करंट में जो टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। तो उसमें आंसर सही होगा कि नो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बात करता है कि द स्टेटमेंट, द स्टैट्यूटरी फॉर्मुलेशन ऑफ डायरेक्टर्स
duties under the Companies Act 2013 has been spelled out in sections दिए गए हैं आपके sections दिए गए हैं देखिए कौन कौन से sections दिए हैं यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टर के जो ड्यूटीज का स्टैचुरी जो फॉर्मुलेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में दिया गया है बट सेक्शन कौन सा पूछा गया है सेक्शन पूछा गया है कि कौन से सेक्शन में दिया गया है तो सेक्शन 166 ऑप्शन ए मार्क करिए सेक्शन 166 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये दिया गया है तो इस सेक्शन में डायरेक्टर्स की जो लीगल ड्यूटीज है वो क्लियरली मेंशन की गई हैं क्या ड्यूटीज होती हैं डायरेक्टर की कि डायरेक्टर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए फिर आता है कि कंपनीज के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हो गए एम्प्लॉयज हो गए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ये सब इंक्लूड होता है इसके बाद आता है ड्यू केयर स्किल और डिलीजेंस के साथ अपने ड्यूटीज परफॉर्म करना चाहिए फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए अगला है अनड्यू गेन या एडवांटेज नहीं लेना चाहिए फिर है कि अपना जो ऑफिस है वो असाइन नहीं कर सकता अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता तो यहाँ पे क्या हुआ तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन 166 में ये जो ड्यूटीज हैं डायरेक्टर की ये डिफाइन की गई हैं बट जो सेक्शन 151 है ये क्या कहता है ये स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर से रिलेट करता है सेक्शन 171 है ये डायरेक्टर के ड्यूटीज से रिलेट नहीं में है ये डायरेक्टर की ड्यूटीज से रिलेट नहीं करता है सेक्शन 289 है ये है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 में डायरेक्टर के ड्यूटीज का सेक्शन नहीं है इसमें ठीक है ये डायरेक्टर की ड्यूटीज का सेक्शन नहीं है तो हमारे बाकी जो ऑप्शंस हैं ये रॉन्ग होंगे करेक्ट आंसर मार्क करिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 337 ओके तो ये क्लियर हुआ देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडर द कंपनीज एक्ट एवरी पर्सन subscribing to the memorandum of company must take at least 100 share 20 shares 10 share या 1 share कितने शेयर लेना चाहिए उसको कितने शेयर लेना चाहिए देखिए यहाँ पे कम से कम उसको 1 शेयर तो लेना ही चाहिए क्योंकि कंपनीज एक्ट जो 2013 का है उसमें कहा गया है उसमें मेंशन है कि जब भी कोई पर्सन एमओए को सब्सक्राइब करता है यानी कंपनी बनाते वक्त फाउंडर या शेयर होल्डर बनता है तो उसको कम से कम 1 शेयर लेना तो ज़रूरी होता ही है उसको 1 शेयर जो है वो लेना ही चाहिए करेक्ट तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि जो हर सब्सक्राइबर टू द एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को मिनिमम 1 शेयर अलॉट होना चाहिए ये रूल कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पर फॉलो किया जाता है फॉलो होता है तो इसको क्या करना है आपको मार्क करिए 1 शेयर जो है मिनिमम रिक्वायर होता है लेना ही चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 319 319 धारा में ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी इज कॉजिंग ऑफ द फॉलोइंग टू एनी पर्सन बॉडीली पेन डिसीज इन्फॉर्मिटी या ऑल ऑफ द एबव हर्ट की क्या डेफिनेशन दी गई है देखिए जो हर्ट होता है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन कौन सा बात की गई है 319 ऑफ द आईपीसी वो इज कॉजिंग द कैसे पर्सन को क्या होना चाहिए बॉडीली पेन डिसीज इन्फर्मिटी हर्ट का मतलब क्या हुआ दर्द किसी भी तरह से कोई भी दर्द हुआ हो वो होना चाहिए तो ये तीनों चीजें कवर करती हैं इसमें तो क्या होगा आंसर ऑल ऑफ दीज आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज क्योंकि ये तीनों जो है इसमें ऑप्शन दिए हैं ये तीनों कवर करते हैं क्योंकि जो आईपीसी का सेक्शन 319 की बात की गई है ये कहता है कि हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन डिसीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट मतलब उसको हर्ट किया है मतलब क्या है इसका कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी इंसान को कोई फिजिकल पेन हुआ हो डिसीज है किसी भी तरह का मतलब बीमारी है या फिर इन्फॉर्मिटी जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कमजोरी हो गई या फिर डिसेबलमेंट हुआ वो होती है किसी भी वजह से किसी के भी एक्ट की वजह से किसी के कुछ करने की वजह से तो वो हर्ट की डेफिनेशन में आता है
ठीक, तो ये जो है एक बेसिक ऑफेंस है जो फर्दर मतलब आगे जो है एग्रीवेटेड फॉर्म्स में ग्रीवियस हर्ट मतलब जो सेक्शन 320 आईपीसी में आता है उसमें बन सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि जो 319 है, ठीक है, सेक्शन नंबर मैं बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 319 है, ये बात करता है हर्ट के बारे में। हर्ट में क्या है, ये सब कवर होता है। ठीक, सेक्शन 320 है, ये 319 की बात करी है, 320 है, ये जो बात करता है ग्रीवियस हर्ट के बारे में, ग्रीवियस हर्ट। फिर आते हैं हम अगला सेक्शन 21, ये भी बात कर लेते हैं कि सेक्शन 321 जो है ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शन का आपको डिफरेंस पता चल गया है, बट यहाँ बात हुई थी हमारी सिर्फ हर्ट के बारे में, तो ये सेक्शन 319 आईपीसी का कवर कर रहा है। तो करेक्ट आंसर तो हमारा हो गया ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे जो है कॉजेज हैं ऑफ हर्ट। करेक्ट। चलिए ये देख लीजिएगा एक बार ये देख लीजिएगा कि तीन जो सेक्शंस आते हैं 319, 320 और 321 में डिफरेंस क्या है। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट 320 में है ग्रीवियस हर्ट, और 319 में है हर्ट हो गया सिर्फ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a person sitting across to a girl in public transport deliberately shows a pornographic picture to her, it amounts to the offense of, कौन सा ऑफेंस हो गया ये? चार ऑप्शंस दिए आपके पास, चार ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑफेंस हुआ, कौन सा ये हुआ? देखिए यहाँ जो बात की गई है कि कोई बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहा है, गर्ल के बगल में बैठा है एंड उसको पोर्नोग्राफिक पिक्चर दिखा रहा है, तो ये क्या आएगा, ये आता है हमारे सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर। किसमें आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा ये। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए आईपीसी का सेक्शन 354 में, आईपीसी का सेक्शन 354 के क्लॉज ए में बात होती है ये, उसमें है वो बताता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। मतलब कि इसमें क्या होता है कि अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स होता है, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमेन, बिना मर्जी के उसको पोर्नोग्राफी दिखाना, या फिर मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क। तो जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई है वो यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा है कि वहाँ पे बिना गर्ल के मर्जी के, बिना गर्ल की मर्जी के उसको पोर्नोग्राफिक फोटोज या पिक्चर दिखाई जा रही है, तो वो डायरेक्टली शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमेन के एम्बिट में आता है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, जो आईपीसी सेक्शन 354 क्लॉज ए में कवर होता है। तो मार्क करिएगा ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर, मार्क ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। एक बार इसका ये देख लेते हैं कि जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, इनका क्या मतलब है। वोयरिज्म मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 354 के क्लॉज सी में है, जिसका मतलब है कि जो सीक्रेटली जो वॉचिंग या कैप्चरिंग वुमेन्स प्राइवेट एक्ट, सीक्रेटली जो बनाना। सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होगा आपका सेक्शन 354 या 376 में, इसमें फिजिकल असॉल्ट आता है विद सेक्सुअल इंटेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है आपका जो अभी हमने बात करी है, जिसमें इंक्लूड करता है शोइंग पोर्नोग्राफी, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो तो ये हो गया। नन ऑफ द अबव तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि आंसर पता चल गया हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 में द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ। एसिड अटैक दिया है, रॉबरी, डकैती एंड एक्सटॉर्शन दिया है, चार ऑप्शंस दिए हैं, किसमें से नहीं होता है कवर? देखिए यहाँ पे सबसे पहले जान ले हैं कि यहाँ पे आईपीसी की बात हो रही है,
कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मतलब क्या है, ये कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 96 से 106 आईपीसी के आता है। किसमें, सेक्शन नंबर 96 से 106 ऑफ आईपीसी के अंदर ये कवर होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो है एक लीगल राइट है जो अलाउ करता है इंसान को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, डिफेंस करने का अगेंस्ट जो है सर्टेन ऑफेंसेस में। तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंट होते हैं और कॉजिंग डेथ का बात करते हैं। तो ये जो राइट है ये सिर्फ तब तक एक्सटेंड होता है जब तक ऑफेंस ग्रेव हो, जैसे कि असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मतलब यहाँ पे बात करी गई है पहले ऑप्शन में एसिड अटैक, तो ये क्या हुआ, सेक्शन नंबर किस में आएगा, ये 326 में आता है, ये 326A में आता है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं रॉबरी की, ये सेक्शन 390 में कवर होता है। इसके बाद आता है डकैती, ये 391 में आता है, 391 में होता है डकैती कवर। फिर आता है हमारा एग्जॉर्शन, जो हमारा आंसर हुआ, एग्जॉर्शन यहाँ पे आंसर हुआ, ठीक है। किडनैपिंग हो गया, एबडक्शन हो गया, ठीक है, एबडक्शन जिसको बोलते हैं, विद थ्रेट टू लाइफ हो गया। ये जो है एक्सटॉर्शन जो सेक्शन 383 आईपीसी में, इसमें जो है प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी फोर्सफुली ऑब्टेन किया जाता है बाय पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। लेकिन जो ये ऑफेंस है ये नॉर्मली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, इसलिए प्राइवेट डिफेंस का राइट डेथ तक एक्सटेंड नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, एक्सटॉर्शन। करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटॉर्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सटॉर्शन जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला सवाल है कि ए होल्ड्स बी डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स बीज सेलफोन मोबाइल, मतलब सेलफोन मोबाइल, फ्रॉम बीज ट्राउजर विदाउट हिज कंसेंट, चुपके से निकाल लिया। अंडर आईपीसी ए कमिट्स द ऑफेंस ऑफ, क्या हुआ यहाँ पे, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। चार ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा आपका, विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखिए यहाँ पे क्या बात करी गई है कि ए होल्ड्स बीज डाउन, बी डाउन, ए ने बी को पकड़ लिया एंड चुपके से उसके पॉकेट से उसका फोन निकाल लिया, बी के ट्राउजर के पॉकेट से, और बी को पता ही नहीं है। तो ये आईपीसी के जो कौन से उसमें आएगा कि ए ने कौन सा जो है ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे क्या किया, उसने चोरी की है, मतलब उसने रॉबरी की है। तो मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन ए कि उसने ए का जो ऑफेंस है वो है रॉबरी, क्योंकि रॉबरी आता है आपका सेक्शन नंबर 390 में, आईपीसी के 390 में रॉबरी कवर होता है, ठीक है। रॉबरी क्या होता है, ये एक्सटॉर्शन के साथ वॉयलेंस हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, और फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट या डेथ इन्वॉल्व होता है, तो वो रॉबरी बन जाता है। यहाँ पे ए ने क्या किया है, यहाँ पे ए ने क्या किया है, यहाँ पे जो ए ने फोर्स जो है यूज किया है बी को पकड़ के, ठीक है, और क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी क्या था, उसका सेलफोन मतलब कि मोबाइल, उसके बिना जानकारी के ले लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्ट हुआ कि जो अगेंस्ट बी के विल के अगेंस्ट, बी की मर्जी नहीं थी वहां पे। तो ये जो सिचुएशन है ये सिंपल थेफ्ट नहीं है, क्योंकि फोर्स यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, चुपके से नहीं हुआ है, क्योंकि ए ने बी को पकड़ा भी था, उसको दबाया था। ये जो एक्सटॉर्शन है ये एक्सटॉर्शन भी नहीं है, क्योंकि एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी फियर के थ्रू वॉलेंटरीली डिलीवर करनी पड़ती है। तो हमारा ये क्या हुआ, एक्सटॉर्शन भी नहीं हुआ। फिर बात करते हैं कि ये जो है डकैती भी नहीं है, क्योंकि डकैती तब होती है जब 5 या ज्यादा पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डकैती नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ ए इन्वॉल्व है, वो जो है सिंगल पर्सन। फिर है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ये अलग होता है क्योंकि प्रॉपर्टी लीगली ऑब्टेन्ड बट मिसयूज की बात होती है इसमें। तो मतलब क्या हो गया, थेफ्ट प्लस फोर्स, मतलब जहाँ पे चोरी की गई है और जबरन की गई है उसमें क्या है, वो आएगा रॉबरी के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, रॉबरी हुआ। करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, रॉबरी हुआ यहाँ पे, करेक्ट। चलिए तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 342, इसको मार्क कर लीजिए। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज
टू कमिट क्राइम, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन या फिर इंटेंशन? क्या है फर्स्ट जो स्टेप है किसी भी क्राइम को करने के लिए? सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन तो तब होती है ना जब हम उसको करना चाहते हैं। तो क्या चाहते क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन क्या होती है? सबसे पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप है आपका इंटेंशन। क्योंकि देखिए क्राइम के स्टेजेस जो है जनरली 4 होते हैं। इंटेंशन हुआ सबसे पहला स्टेज हुआ जब ऑफेंडर के जो माइंड में क्राइम करने का इरादा बनता है। उसके बाद आता है कि प्रिपरेशन करता है वो, क्योंकि इरादा बना लिया तब वो करेगा प्रिपरेशन। तो जब ऑफेंडर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयारी करता है, मतलब तैयारी में क्या होता है कि हथियार लाना, वेपन लाना, जगह देखना कि किस जगह क्राइम किया जाए, ये सब आता है आपका प्रिपरेशन में, मतलब ये प्लानिंग होती है। फिर होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट होता है कि जब ऑफेंडर अपना प्लान प्रैक्टिकली जो है स्टार्ट करता है, लेकिन जो है उसमें क्राइम कंप्लीट नहीं होता। अटेम्प्ट करता है वो, लेकिन क्राइम वहां पे कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद क्या बात की गई है? कमीशन की। कमीशन क्या होता है कि जब क्राइम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो इंटेंशन जो है वो सिर्फ मेंटल स्टेज है, इस पर जनरली पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सोचना क्राइम नहीं होता, क्योंकि आपने क्या सोचा वो आपके पास ही है ना, वो क्राइम नहीं है। ठीक है। पनिशेबल जो स्टेज है वो यूजली अटेम्प्ट और कमीशन होते हैं, प्लानिंग में भी पनिशेबल स्टेज नहीं होता। तो यहाँ पे तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इंटेंशन। ये हम फर्स्ट स्टेज है किसी भी क्राइम को करने के लिए। अगला क्वेश्चन। Z under the influence of madness attempts to kill A. A hits Z with an iron rod, seriously injuring him. In this context, which one of the following proposition is correct? 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक बार ऑप्शंस पढ़िए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो Z है वो अंडर द इन्फ्लुएंस में आके किसके? मैडनेस, पागलपंती में। ठीक है, पागलपंती कह लीजिए, खिलवाड़ कह लीजिए, या कुछ भी है। तो उसमें वो अटेम्प्ट करता है किसको? ए को मारने के लिए। तो ए जो है वो Z को हिट करता है किससे? आयरन रॉड से। आयरन की मतलब लोहे की छड़ी से जो Z को ए मारता है, लेकिन वो सीरियसली उसको लग जाती है, चोट लग जाती है ज्यादा। तो इस कंटेक्स्ट में जो यहाँ पे दिए गए हैं प्रपोर्शन, उनमें से कौन सा सही होगा? इसमें क्या है? इसमें देखिए सही होगा, क्योंकि वो जो है क्या कर रहा था? डिफेंस कर रहा था। ए ने क्या किया? डिफेंस किया। तो ए का ये होगा, ए हैज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थ्रो जेड इज मैड। मतलब क्या है? फिर दिया है कि ए हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिंस जेड। तो इसमें क्या होगा? क्योंकि ए के पास तो ये अपने आप को डिफेंस करने के लिए तो राइट होता है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि एक देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है जो किसमें आता है? सेक्शन 96 से 106 आईपीसी के। तो ये राइट होता है, हर इंसान को दिया गया है कि अपने लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो राइट जो है वो ऑफेंडर की मेंटल कंडीशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर जो अटैकर है वो मैड है, मतलब इंसेन भी है, और उसका जो एक्ट है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो विक्टिम अपना जो प्राइवेट डिफेंस है वो यूज कर सकता है। तो विक्टिम जो है अपना प्राइवेट डिफेंस है उसको यूज कर सकता है। यहाँ पे बात हो रही थी जेड की, कि जेड ने मैडनेस के इन्फ्लुएंस में ए को मारने की कोशिश की, लेकिन वहां पे ए ने जो है अपनी जान बचाने के लिए आयरन रॉड से, लोहे की छड़ी से उसको जेड को मार दिया। तो इसलिए जो ए है उसका एक्ट था प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट में प्रोटेक्टेड है, और वो गिल्टी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको जैसे इतना याद रखिए कि प्राइवेट डिफेंस जो होता है वो इक्वल टू राइट अगेंस्ट एक्ट होगा। ठीक है, नॉट अगेंस्ट इंटेंशन। इंटेंशन के अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि चाहे अटैकर मैड हो या माइनर हो, पागल हो, दिमाग से अनसाउंड माइंडेड हो, या फिर माइनर ही क्यों ना हो, अगर एक्ट डेंजरस है तो डिफेंस वहां पे अलाउड है। डिफेंस अलाउड है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि यहाँ पे बात की गई थी नो राइट की।
तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट है, हर इंसान के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। फिर है कि गिल्टी ऑफ इन्फ्लिक्टिंग ग्रीवियस हर्ट, तो ये क्या होगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि डिफेंस के अंदर प्रोटेक्टेड होता है ये। फिर बात करते हैं इसकी सिंपल हर्ट की बात करते हैं, तो जो प्राइवेट डिफेंस है वो जेड को मारने के उसमें था। तो यहाँ पे सही क्या हुआ कि यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि सही आंसर है कि डिफेंस का जो राइट है वो हर इंसान को दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज, चार ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, ऑफेंस को कमिट करने के लिए ऑफ कॉन्स्पिरेसी? एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय मोर देन 2 पर्सन, एडिंग इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, फिर आता है कॉमन इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। तो क्या बात करते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सही आंसर क्या है। सही आंसर है आपका एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। क्यों सही है आपका, पहले तो मार्क कर लीजिए आंसर, ऑप्शन ए सही है आपका। तो इसमें क्या है, हम बात करेंगे कि आईपीसी के सेक्शन नंबर 120 ए, सेक्शन नंबर 120 ए की, जिसमें क्या कहा गया है कि ये जो है डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। इसके अकॉर्डिंग जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एक एग्रीमेंट करते हैं किसी भी इलीगल एक्ट करने के लिए, या किसी लीगल एक्ट को क्या है इलीगल तरीके से करने के लिए, ये कॉन्स्पिरेसी होती है। यहाँ पे सिर्फ जो है एग्रीमेंट ही सफिशिएंट है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जो है एस्टैब्लिश करने के लिए होती है। तो कमीशन ऑफ ऑफेंस की बात की गई थी यहाँ पे, ठीक है, कमीशन ऑफ ऑफेंस की बात करी गई थी। तो कमीशन ऑफेंस या एडिंग की जरूरत नहीं होती, बस एग्रीमेंट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा कि एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज द करेक्ट आंसर। आपको ये इतना याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि इंटेंशन की बात की गई थी, तो सिर्फ सोचना पनिशेबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये इतना बात हुई थी यहाँ पे। इसके बाद कॉन्स्पिरेसी की बात होती है तो एग्रीमेंट जो है वो इटसेल्फ पनिशेबल होगा। कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे हम, तो जो एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात होगी। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ हमारा एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो मार्क करिए ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। ओके, so can we move to the next question? देखते हैं कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज बेस्ड ऑन, किस पे, एक्सेप्शंस गिवन इन सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, फिर दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, इंटेंशन और नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू डेथ, फिर दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ मर्डर। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, क्या होगा कि यहाँ पे बोला गया है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन, किस पे, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगा, ये बेस्ड होगा आपका किस पे, इंटेंशन और नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू डेथ। क्यों होगा, क्योंकि इसको भी देख लीजिए कि जो कल्पेबल होमिसाइड की बात की गई है यहाँ पे, ये सेक्शन जो है 299 आईपीसी में कवर होता है। इसको पहले लिख लीजिए, सेक्शन 299 आईपीसी में कवर होता है। वो उसमें कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है किसी मतलब ड्यू टू किसी एक्ट, मतलब किसी भी एक्ट की वजह से जिसमें इंटेंशन या फिर नॉलेज होती है कि डेथ हो सकती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे मर्डर की बात की गई है। मर्डर कौन से सेक्शन में आता है, मर्डर आता है आपका सेक्शन 300 में आता है, मर्डर सेक्शन 300 में आता है आईपीसी के। तो इसमें है कि जब वो इंटेंशन और जो जानकारी है, नॉलेज है, वो इतनी स्ट्रांग हो गई है और इतनी डेफिनेट होती है कि जो एक्ट है वो ऑलमोस्ट सर्टेनली डेथ कॉज करेगा। तो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर है कि दोनों के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो डिग्री ऑफ इंटेंशन और नॉलेज पर बेस्ड है। मतलब अगर जो इंटेंशन है वो नॉलेज है, हाई डिग्री का है, वो मर्डर होगा।
अगर इंटेंशन और नॉलेज लोअर डिग्री का है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एग्जेम्पशन जो होते हैं 300 सेक्शन नंबर 300 के अंडर में, वो होता है कि सिर्फ मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो है बेसिक डिस्टिंक्शन का जो रूट है वो इंटेंशन और नॉलेज ही होगा। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके में याद रखिएगा कि जो 29 वर्सेस 300 है वो डिग्री ऑफ इंटेंशन और नॉलेज की बात कर रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो मार्क करिएगा ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सैक्रिफाइस्ड हिज सन बिफोर हिज गॉडेस हु according to him appeared to him in dreams and asked for the sacrifice. On being charged for murder, he stepped up the plea of unsoundness of mind. Can his plea be sustained? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, एक बार देखिएगा स्क्रीन में कि क्या दिए हैं। कि नो, बिकॉज ही न्यू दैट what he did was wrong and contrary to law. फिर दिया है नो, बिकॉज ही न्यू द नेचर ऑफ what he did or what he did was wrong or contrary to law. फिर दिया है yes, because he was insane in as much as he had no sense of reality. फिर बात करते हैं कि yes, because he was innocent and he had done what he was asked to do by his goddess. तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए यहाँ पे जो बात की गई है कि ए जो है उसने सेक्रीफाइस किया हिज सन बिफोर हिज गॉडेस, किसी देवी, अपनी देवी के सामने अपने बेटे को सेक्रीफाइस किया, यानी कि क्या किया, बलि दी। तो उसके जो अकॉर्डिंग टू हिम क्या बात की गई है कि अपियर टू हिम इन ड्रीम्स, सपने में अपियर हुई थी एंड वहां पे आज किया था कि उस अपने बेटे को सेक्रीफाइस करे। तो इसमें जो बात की गई है तो इसमें फिर उसको क्या कहा जाएगा, क्या होगा सही आंसर? कि यहाँ पे पूछा गया है कैन हिज प्ली बी सस्टेन्ड, तो आंसर होगा नो। क्यों? बिकॉज ही न्यू द नेचर ऑफ क्या, व्हाट ही डिड एंड व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग और कॉन्ट्ररली लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको हम देखते हैं कि सेक्शन नंबर 84 आईपीसी के सेक्शन नंबर 84 में ये बात की गई है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग का सही तरीके से जो नहीं काम कर रहा है, उसमें ये प्रोविजन कहता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम के वक्त अनसाउंड माइंड में था और उसको अपने एक्ट का नेचर या ये समझ नहीं था कि वो रॉन्ग कॉन्ट्ररी तो है, मतलब वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तब वो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे जो है ए ने अपने सन को कॉन्शियसली सेक्रीफाइस किया, मतलब उसको अपने एक्ट का जो है नेचर पता था, मतलब वो किलिंग मार रहा है वो उसको नेचर पता था। ठीक है, इसके बाद करते हैं कि सिर्फ ये कहना कि गॉडेस ने ड्रीम में ऑर्डर दिया, मतलब जो देवी थी उन्होंने सपने में ऑर्डर दिया, उसको लीगल एग्जेम्पशन नहीं देगा, इसलिए उसका जो प्ली है वो सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है नोइंगली एक अनलॉफुल जो एक्ट है वो किया जो लॉ के अगेंस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे क्या आंसर हुआ हमारा, तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो डिफेंस होगा तभी वैलिड जब एक्यूज को अपने एक्ट का जो नेचर है या रॉन्गफुलनेस है वो समझ ही ना हो। तो केस में जो ए की बात करी गई है, उसने नोइंगली जानबूझ के अपने सन को जो सेक्रीफाइस किया, बलि दी है, वो जो है प्ली है वो नॉट सस्टेनेबल होगा। करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हुआ यहाँ पे नो, बिकॉज ही न्यू द नेचर ऑफ व्हाट ही डिड और व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। करेक्ट। तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद द ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ओके, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि यहाँ पे कौन से सेक्शन है जो डील करते हैं ऑफेंसेस जो है कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कमिट किया गया हो। तो यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 14 ऑफ बीएनएस जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कि ऑप्शन बी में दिया है कि सेक्शन 1 क्लॉज 4 बीएनएस के, उसमें क्या बात की गई है कि इसमें ज्यूरिडिक्शन जो है वो डिफाइन करता है
कि सब सेक्शन जो 4 है वो स्पेशली कहता है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर कोई भी पर्सन ऑन एन इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट करता है तो उस पर भी बीएनएस अप्लाई होगा। ये ही प्रोविजन पहले आईपीसी सेक्शन 4 में था। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सेक्शन 1 जो है, यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 1 और 1 जो बीएनएस का है, ये टाइटल और एक्सटेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 1 और क्लॉज 2 जो है ये किस बारे में बात करता है, टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बात करता है। फिर आते हैं, मतलब ये टेरिटोरियल जो एक्सटेंट है ये होल ऑफ इंडिया की बात करेगा। सेक्शन 1 और 4 जो है, जो हमारा आंसर ये ऑफेंसेस जो है आउटसाइड इंडिया है उसके बारे में बात करेगा। सेक्शन 1 और 5 जो है ये है स्पेशल प्रोविजन पे होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है, इन प्रोविजंस पे बात करेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। सेक्शन 1 क्लॉज बी जो है हमारा, सेक्शन 1 क्लॉज 4 आपका जो है ये सही आंसर है। ओके, so now let's move to the next question कि a person pointing a loaded gun at another person shall be deemed guilty of battery, assault, false imprisonment या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा assault। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर लिखिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। assault जो है ये सेक्शन नंबर 351 में आता है, 351 आईपीसी में। ये होता है कि जब कोई पर्सन गेस्चर या प्रिपरेशन करता है जो दूसरे को ये बिलीव कराए कि उस पर हर्ट होने वाला है तो वो असॉल्ट होगा। यहाँ पे जो लोडेड गन है, क्या है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लोडेड गन है, जो गन पॉइंट करना एक गेस्चर है जो विक्टिम को इमीडिएटली हर्ट का फियर देता है, इसलिए ये असॉल्ट होगा। बट यहाँ पे जो बैटरी की बात हुई है, बैटरी का मतलब क्या है कि बैटरी का जो कंसेप्ट है आईपीसी में वो नहीं है, ये एंग्लो अमेरिकन लॉ का टर्म है जिसमें जो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होता है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की बात होती है तो इसका मतलब है कि किसी को जो है लीगली कंफाइन करना, जो यहाँ पर नहीं हुआ था, जो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हुआ, आपका करेक्ट हुआ असॉल्ट करना इज द करेक्ट आंसर। तो इसको एक शॉर्टकट की तरीके से याद रखिएगा कि गेस्चर जो है या थ्रेट जो है वो असॉल्ट होगा, और जो फिजिकल कांटेक्ट है मतलब हर्ट हो गया या फोर्स करना हो गया, ये क्या हुआ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ। करेक्ट, तो क्या हो गया हमारा हमारा जो आंसर है दैट इज असॉल्ट। करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज असॉल्ट। तो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखा जाए, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 350। ये क्या कह रहा है कि Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल A hits Z with an iron rod, seriously injuring him. In this context, which one of the following propositions is correct? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं कि A has no right of private defense since Z is mad, फिर A has right of private defense through Z is mad, फिर A is guilty of inflicting grievous hurt on Z, फिर बात की गई है कि A is guilty of inflicting simple hurt on Z। तो क्या आंसर सही होगा हमारा, क्या आंसर सही होगा, देखिए A has right of private defense through Z is mad, ये आंसर हमारा सही होने वाला है। तो ये कौन सा आंसर दिया है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही है कि ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मतलब जो सेक्शन 96 से 106 के बीच दिया गया है, सेक्शन 96 से 106 आईपीसी के सेक्शंस में ये बात की गई है कि ये जो राइट है ये हर इंसान को दिया गया है अपनी लाइफ और जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो राइट है ये अटैकर की मेंटल कंडीशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर अटैकर जो है मैड है, इंसेन भी हो और उसका जो एक्ट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग है तो विक्टिम अपना जो प्राइवेट डिफेंस है वो यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जेड ने जो है मैडनेस के इन्फ्लुएंस में ए को मारने की कोशिश की, ए ने अपनी जो है, हाँ, तो ए ने जो है अपनी जान जो है
यहाँ पे जो जेडनेस ने क्या किया था, मैडनेस के इन्फ्लुएंस में ए को मारने की कोशिश की थी और ए ने अपनी जान बचाने के लिए आयरन रॉड से हिट किया है, इसलिए ए का जो एक्ट है वो प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट में प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट डिफेंस के एम्बिट में प्रोटेक्टेड होगा। तो इसमें जो है और वो जो है गिल्टी नहीं होगा। तो यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि प्राइवेट डिफेंस जो है वो इक्वल टू राइट अगेंस्ट एक्ट, नॉट अगेंस्ट इंटेंशन। चाहे अटैकर जो है वो मैड हो या फिर माइनर होगा, अगर एक्ट डेंजरस है तो जो डिफेंस है वो अलाउड होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज के 25 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस। तो आपको बस क्या करना है, हर क्लास में ये मैं यही बताती हूँ कि जस्ट आपको रिवाइज करते रहना है अपने सारे क्वेश्चंस, अच्छे से रिवाइज करिए, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई इश्यू होता है, तो जो मैंने नंबर आपको बताया था स्क्रीन में आपको दिया हुआ था, उस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। अभी जो है ऑफर में आपको बैच जो है वो अवेलेबल है सिर्फ 999 पे। ओके, तो अभी अवेल करिए ऑफर, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आपको ऑफर अवेल करना है। तो आपको सिर्फ जो स्क्रीन में आपको नंबर दिया हुआ था उस पे कांटेक्ट करिएगा, 9727040406 पे कांटेक्ट करिए, आइदर व्हाट्सएप और मेल पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, आप कॉल कर सकते हो। ओके, तो कभी भी कोई इशू हो सेम नंबर पर कांटेक्ट करिए। इसके अलावा अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को लेके, जो आपके AIB एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।